अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने चैप्टर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा का लास्ट टॉपिक पढ़ना। यह है लेज़र। इसको बेटा मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगी क्योंकि थोड़ा सारा डिफरेंट टॉपिक है रिमेनिंग टॉपिक से, ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। जो लेज़र होता है बेटा वो बेसिकली लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। यानी जो लेज़र लफ्ज़ है LASER, ये इसका जो मतलब है वो L से लाइट है, A से एम्पलीफिकेशन है, बाय S से स्टिमुलेटेड है, एमिशन E और ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसका नाम ये इंडिकेट करता है बेटे कि जो लेज़र होता है ना वो इंटेंस होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है, यूनी डायरेक्शनल कोहेरेंट बीम ऑफ विजिबल लाइट होती है। आपने अक्सर शॉप्स के ऊपर इसको देखा हुआ है, कहीं पे ग्रीन लाइट होती है, कहीं पे रेड लाइट होती है। वो इसलिए करते हैं ताकि अट्रैक्शन जाए। वैसे भी आप लोगों के पास जब छोटे मतलब बच्चे होते थे, आप लोगों के पास एक छोटी सी लाइट होती थी, वो लेज़र बीम होती थी, जो बिल्कुल मतलब जिस जगह पे आप भेजते थे ना वो वहाँ पर फैलती नहीं थी, डिस्पर्स नहीं होती थी, बल्कि एक पॉइंट के ऊपर जाती थी, क्योंकि वो इंटेंस होती थी, यानी शिद्दत शिद्दत होती थी उसमें। और एक मोनोक्रोमेटिक होती थी, उसमें एक रंग होता था, वो रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है। ठीक है, एक रंग होता है उसका, मोनो एक क्रोमा, क्रोमेटिक क्रोमा रंग को कहते हैं। यूनी डायरेक्शनल, उसकी एक ही डायरेक्शन होती थी। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो फैलती नहीं है। आम जो लाइट है आप टॉर्च से लगाओ तो वो फैलती है ना, इसकी ये खसूसियत नहीं होती है। कोहरेंट आप सबको अच्छी तरह पता है, अपने चैप्टर 9 और 10 पढ़ा, जिसका फेज सेम होता है। और बीम ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल का मतलब होता है जो आपको नजर आती है। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ लेजर, टर्म्स सच एज स्टिमुलेटेड एमिशन एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन मस्ट बी अंडरस्टूड। अगर आप लेजर को समझना चाहते हो तो देखो, आप नाम में भी देख लो स्टिमुलेटेड एमिशन। अब आपने पहले तो ये पढ़ी नहीं हुई है, तो वो कह रहे पहले इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको लेजर की वर्किंग समझ आएगी। बेटे हम लोग शुरू करते हैं स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन से। ये जो बेटे नीचे तस्वीर है ना, इसमें लिखा हुआ है इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन का मतलब यह है कि हमने एक एनर्जी का पैकेट HF, जो कि रेड से शो किया गया, वो भेजा। एक इलेक्ट्रॉन जो E1 लेवल पर था उसने इसको एब्जॉर्ब किया और वो एक्साइट होकर E2 पे चला गया। इसे कहते हैं इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। वो शुरू करता है, कंसीडर अ सैंपल ऑफ द फ्री एटम सम ऑफ विच आर इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, आपको अच्छी तरह पता है कि ग्राउंड स्टेट क्या होती है और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। विद एनर्जी E1 एंड सम इन द एक्साइटेड स्टेट, और कुछ हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है E2, एज शोन इन द फिगर। The photon of the energy HF is equals to E2 minus E1 are incident in this sample. These incident photon can interact with atom in two different ways. यानी जब हम HF का पैकेट भेजते हैं तो वो दो तरह से एक्ट कर सकते हैं। In figure 20.9a, the incident photon is absorbed by an atom in the ground state E1, thereby leaving the atom in excited state E2। ये जो हमारे सामने हो रहा है कि E1 में एक इलेक्ट्रॉन था, उसने HF पैकेट को एब्जॉर्ब किया और वो एक्साइट हो गया, उसने अपनी ग्राउंड स्टेट छोड़ दिया और वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करना, अपने अंदर ले लेना। ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब करने की पावर होती है ना, जिस तरह कपड़े के पानी के ऊपर रखे तो अपने अंदर का ले नहीं लेता पानी को, इस तरह एब्जॉर्प्शन की पावर होती है। वंस इन द एक्साइटेड स्टेट, अब जब वो एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा, टू थिंग्स कैन हैपन टू द एटम। अब यहाँ पर दो चीज़ें होने के चांसेस हैं। ठीक है, इट मे डिके बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन एज शोन इन द फिगर 20। ये है स्पॉन्टेनियस एमिशन, जो कि नॉर्मली हम लोग बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो एनर्जी है, मतलब जो हमारा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा देर एक्साइटेड, आपको पता नहीं रह सकता, वो अपने ग्राउंड यानी अपने असल की तरफ जाना चाहता है। तो वो वापस अपने ग्राउंड पे आ जाएगा, और जो वो जब वापस आएगा तो जो पहले उसने पैकेट एब्जॉर्ब किया था वो आपको वापस कर देगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी की कंजर्वेशन हमने हर सूरत अपने सामने रखनी होती है। अच्छा जी, it may decay by spontaneous emission as shown in the figure, in which atom emits a photon of HF is equals to H2 minus H1 in an arbitrary direction। वो किसी भी डायरेक्शन में हमें हमारा वो पैकेट वापस कर देगा जो उसने पहले हमसे लिया। सेकेंड हमारे पास क्या हो सकता है, द अदर ऑल्टरनेटिव ऑफ द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट E2 इज टू डिके बाय स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन एज शोन इन द फिगर। In this case, the incident photon of energy HF is equals to E2 minus E1 induces the atom to decay by emitting a photon that travels in the direction of the incident photon. For each incident photon, we will have two photons going in the same direction. Thus, we have a complete two things.
एंड एम्पलीफाइड एज वेल एज अ यूनिडायरेक्शनल कोहेरेंट बीम। अब हुआ क्या कि हम लोगों के पास E2 जो सा है वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और एक हम इंसिडेंट कर रहे हैं जो कि HF है। जिस वक्त HF आया उस वक्त ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटे ये E2 को छोड़कर E1 में आ गया, तो इसने भी हमने एक पैकेट रिलीज करके दिया। अब हमारे पास दो पैकेट इकट्ठे आ गए एक ही डायरेक्शन में, इसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड एमिशन। आपने इंडक्शन पढ़ी हुई है तो आपको इंड्यूस का मतलब पता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जब इस तरह प्रोसेस हो तो हम कहते हैं ये इंड्यूस्ड एमिशन हो गई है। अच्छा जी, फॉर अ प्रैक्टिकल पॉइंट देर इज पॉसिबल ओनली इफ देर इज मोर स्टिमुलेटेड और इंड्यूस्ड एमिशन देन स्पॉन्टेनियस एमिशन। वो कह रहा है कि अगर आप लेज़र बनाना चाहते हो तो फिर आपके लिए ये ज़रूरी है कि इंड्यूस्ड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन से ज़्यादा, यानी हम लोग पैकेट पे पैकेट भेजते जाएं, इधर से जो एक्साइटेड थे वो ग्राउंड पे आते जाए तो हमारे पास एक अच्छी खासी तादाद आ जाए जो हमारे पास HF पैकेट्स हैं उनके, क्योंकि आपको जो लेज़र इसका स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि हम लोगों के पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस तभी हो सकता है जब हमारे पास अच्छे खासे HF के पैकेट्स होंगे। तो बेटा अब हमें एक और टर्म समझने की ज़रूरत है, वो है पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड लेज़र एक्शन। ठीक हो गया, पॉपुलेशन आपको अच्छे तरीके से पता है कि आबादी को कहते हैं, ठीक है। Let us consider a simple case of a material whose atom can reside in 3 different states as shown in the figure। बेटे से पहले आपने सिर्फ दो स्टेट्स पढ़ी हुई हैं, एक ग्राउंड स्टेट होती है एक एक्साइटेड स्टेट होती है, लेकिन एक और स्टेट भी होती है बेटे जिसको हम मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। यानी बेसिकली E1 हमारा ग्राउंड स्टेट है, उसके बाद बेटे E2 हमारा मेटास्टेबल स्टेट है, और जो E3 है वो हम लोगों के पास एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाता है तो उसके बाद जब ये वापस आना होता है तो ये मेटास्टेबल स्टेट में कुछ टाइम के लिए रुकता है, ये भी हम देख लेते हैं। E1 which is a ground state, the excited state E3 in which the atom can reside for 10 की power minus 8 seconds, and the metastable state E2 in which atom can reside for 10 माइनस 3 सेकेंड। अब आपको अच्छी तरह पता है कि 10 की पावर माइनस 3 बड़ा टाइम है देन 10 की पावर माइनस 8 से, ठीक हो गया। मच लॉन्गर देन 10 पावर माइनस 8 सेकेंड। अ मेटास्टेबल स्टेट इज एन एक्साइटेड स्टेट। अब मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है, ये एक एक्साइटेड स्टेट होती है इन विच एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज अनयूजुअली स्टेबल, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो सा है वो एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन वो जाएगा अपने ग्राउंड के पास क्योंकि ग्राउंड में जाके वो असल स्टेबिलिटी गेन करता है। एंड फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियस फॉल टू लोअर स्टेट ओनली आफ्टर रिलेटिवली लॉन्गर टाइम। अब एक्साइटेड से जो डायरेक्ट E1 में आए ना बेटे उसको वो जल्दी वो आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड हुआ वो वापस आ जाएगा, लेकिन जो मेटास्टेबल पे होगा वो 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड्स के बाद आएगा। अच्छा जी, तो ये होती है हम लोगों के पास मेटास्टेबल स्टेट। अच्छा जी, अब वो कहते थे ट्रांजिशन फ्रॉम और टू दिस स्टेट आर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द अदर एक्साइटेड स्टेट, हेंस इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट एक्साइटेशन ऑफ दिस स्टेट द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू हायर लेवल्स फॉर स्पॉन्टेनियस फॉल टू मेटास्टेबल स्टेट। तो कहते हैं कि इस स्टेट से वापस ही अगर मुश्किल है तो स्टेट पर जाना भी मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं पहले डायरेक्टली इसको एक साइड कर देते हैं, एक साइड से वो मेटा में आता है और मेटा से वो हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है उसमें आ जाता है। Also, let us assume that the incident photon of energy HF is equal to E3 minus E1, raise the atom from ground state E1 to the excited state E3. But excited atom do not decay back to E1. Thus, the only alternative for the atom in the excited state E3 is to decay spontaneously to the state E2. The atoms reach state E2 much faster than they leave the state E2. This eventually leads to the situation that the state E2 contains more atom than the state E1. This situation is called population inversion. अब हुआ क्या बेटे, हमने जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स थे उनको एनर्जी दी, इतनी एनर्जी दी कि वो डायरेक्टली E3 यानी एक्साइटेड स्टेट पर जाएं। एक्साइटेड स्टेट से जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में था मेटास्टेबल स्टेट। अब मेटास्टेबल स्टेट के ऊपर हम लोगों के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा टाइम रहता है। इससे पहले कि वो वापस मतलब ग्राउंड के पास आए हम और ज़्यादा एक्साइट कर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो E3 पे भेजते जाते हैं ताकि मेटास्टेबल स्टेट पर एक अच्छी तादाद आए और जब वो वहाँ से रिलीज़ हो तो हमारे पास एक अच्छा एम्पलीफाइड लेज़र आ जाए।
ये है हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन, जब मेटास्टेबल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है। Once the population inversion has been reached, the lasering action of a laser is simple to achieve. एक दफ़ा आपने ये काम कर लिया, अब लेज़र एक्शन करना कोई मुश्किल काम नहीं है. The atom in the metastable state E2 are bombarded by the photon of energy HF is equals to E2 minus E1, resulting in an induced emission giving an intense coherent beam in the direction of the incident photon. क्योंकि हमारी E2 स्टेट के ऊपर बहुत से इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे, तो वो फिर जब इकट्ठे रिलीज होते हैं और पीछे से HF के पैकेट्स भी आ रहे होते हैं, तो फिर वो हमारे पास जो हमारा मकसद था वो पूरा कर देते हैं, जिसका मतलब हमारे पास एक इंटेंस बीम आती है. द emitted photon must be confined in the assembly long enough to stimulate further emission from other excited atom. This is achieved by using mirror at the two ends of the assembly. One end is made totally reflecting and the other is made partially transparent to allow the laser beam to escape. ये बेटे स्ट्रक्चर की बात हो रही है. वो कह रहे हैं कि जब हम लेज़र एक्शन करते हैं तो एक साइड पे हम सिल्वर मिरर लगाते हैं. बेटे मिरर की ये खसूसियत है कि वो अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करती, वो सारे के सारे हमें रिटर्न करती है, ठीक है. और दूसरी साइड पे पार्शली सिल्वर मिरर होता है, यानी ये इस तरह का होता है कि जिसके अंदर से हमारे पास लेज़र बाहर निकल सके. अब ये एक ट्यूब से बन जाती है बेटे, इसके अंदर इतनी कोलिजन्स होती हैं और उसकी वजह से भी हमारे पास एनर्जी आती है, क्योंकि बेटा को पता है कि कोलिजन का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी होना, ठीक है. तो वहाँ से भी हमारे पास लेजर एक्शन जो सा वो हो जाता है. एज द फोटोन मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग मिरर, दे कंटिन्यू टू स्टिमुलेट other excited atom to emit the photon. As the process continues, the number of the photon multiply and the result radiation is therefore much more intense and coherent than the light from ordinary source. ठीक है कि वो ये बार बार से टकराते हैं और एनर्जी मिलती है, एक्साइट होता है, डी एक्साइट होता है और एक अच्छा लेजर निकल आता है. नेक्स्ट है बेटे हम लोग के पास हीलियम नियॉन लेजर. इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द लेजर यूज्ड इन फिजिक्स लेबोरेटरीज. इट डिस्चार्ज ट्यूब इज फिल्ड विद 85% ऑफ हीलियम एंड 15% नियॉन गैस. ये बेटे हम लोगों के पास एक डिस्चार्ज ट्यूब होगी, उसके अंदर 85% हीलियम होगा, 15% नियॉन होगा. द नियॉन इज द लेजिंग और एक्टिव मीडियम इन दिस ट्यूब. असल काम नियॉन ने करना है. बाई चांस हीलियम एंड नियॉन हैव नियरली आइडेंटिकल मेटास्टेबल स्टेट. जो हीलियम और नियॉन है उनकी जो मेटास्टेबल स्टेट्स है वो तकरीबन इक्वल हैं. जैसे जो हमारे पास है क्या कहते हैं हीलियम, उसकी 20.61 EV है और जो हम लोगों के पास नियॉन है वो 20.66 EV है. द हायर वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज excites the electron in some of the helium atom to 20.61 EV state. In this laser, population inversion in neon is achieved by direct collision with the same energy electron of helium atom. अब इतने ज़्यादा हीलियम इस्तेमाल करने का जो मकसद है वो ये है कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो टकराएं बार बार नियॉन के साथ और उसके वो जो मेटास्टेबल स्टेट है हम उसका फ़ायदा उठाएं और हम लोगों के पास लेजरिंग एक्शन आए, ठीक है. Thus excited helium atom collide with neon atom, each transferring its own 20.61 EV of the energy to an electron in the neon atom along with 0.05 EV of the kinetic energy फ्रॉम द मूविंग एटम. अच्छा, अब इस तरह से है कि जो हीलियम है ना वो एक्साइट हो जाता है 20.61 पर, ठीक है. वो वाले अपनी सारी दे देता है नियॉन को, लेकिन साथ ही उसकी 0.05 काइनेटिक एनर्जी अपनी देता है ताकि नियॉन की जो 0.66 है वो पूरी हो जाए. क्योंकि जब तक हम उसको उसकी एनर्जी जितना पूरा पैकेट नहीं देंगे हम अपना जो कहते हैं ना कि हम अपना मकसद अटेन नहीं कर सकते. हीलियम की मेटास्टेबल स्टेज है 0.61 EV तक, वो भी दे देता है. साथ उसके क्योंकि हीलियम मूव कर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी 0.05 EV होती है जो कि नियॉन को मेटास्टेबल स्टेज तक ले जाती है. एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन इन द नियॉन एटम आर रेज्ड to the 20.66 EV state. In this way, population inversion is sustained in the neon gas relative to an energy level of 18.70 EV. ठीक होगा बेटे. स्पॉन्टेनियस emission from neon atom initiate laser action and stimulated emission cause electron in the neon to drop from 20.66 to 18.70 EV level and red laser light of wavelength 632.8 nanometer corresponding to 1.96 EV energy is generated. अब बेटे क्या कर रहे हैं हम, जो नियॉन इसका मेटास्टेबल से वो ग्राउंड में जा रहा है. ग्राउंड में जाने तक उसके पास 18.7 EV होना ज़रूरी है. तो जो इन दोनों का डिफरेंस है 20.66 और 18.70 का, वो हम लोगों के पास है 1.96 EV. इसकी बन जाती है लेज़र जो कि रेड कलर की होती है.
फिर बेटा आगे हमारे पास यूजेस लेज़र बीम जो से वो सर्जिकल जो टूल्स हैं उनमें इस्तेमाल होता है। आपने वेल्डिंग में देखा होगा वो ग्लासेस पहन के काम करते हैं, ऐसे काम नहीं करते क्योंकि वो लेज़र से कर रहे होते हैं, ठीक है। द नैरो इंटेंस बीम ऑफ लेज़र कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रॉय टिश्यू इन द लोकलाइज्ड एरिया, बेटे कैंसर का ट्रीटमेंट जिसको आप लोग कहते हो। फाइनली फोकस बीम ऑफ लेज़र हैज बीन यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसरियस एंड प्री कैंसरियस सेल। फिर बेटे द हीट ऑफ द लेजर सील ऑफ द कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ अ डिजीज। बेटे इस लेजर की मदद से ना हम सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं कैपिलरीज को, या कोई लिम्फ बन जाता है, कोई दाना बन जाता है, इसको ख़त्म कर देते हैं ताकि ये डिजीज़ फैले ना। द इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड इन द स्मॉल एरिया बाय अ लेजर बीम इज ऑल्सो यूज बाय वेल्डिंग मशीन, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। द प्रिसाइज स्ट्रेटनेस ऑफ द लेजर बीम इज ऑल्सो यूजफुल फॉर सर्वेज ऑफ द लाइनिंग ऑफ द इक्विपमेंट स्पेशली इन इनएसेसिबल लोकेशन। कोई ऐसी जगह जहाँ पर हम खुद नहीं जा सकते वहाँ हम लेज़र बीम भेज के देखते हैं कि जी कहाँ तक जाती है या कोई इसको रुकावट तो नहीं आती है, इस किस्म की चीज़ें देख के। इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी सोर्स फॉर इंड्यूसिंग फ्यूजन रिएक्शन केमिस्ट्री में बढ़ चुके हैं, ये उसका एनर्जी सोर्स है। इट कैन बी यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन अलॉन्ग द ऑप्टिकल फाइबर। चैप्टर 10 में हमने पढ़ा था कि हम लेज़र की मदद से कैसे ऑप्टिकल फाइबर्स को मतलब यूज़ करते हैं। लेजर बीम कैन बी यूज टू जनरेट, ये बेटे आपके पास होलोग्राफी शॉर्ट क्वेश्चन है। लेजर बीम कैन बी यूज टू जनरेट 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रोसेस होलोग्राफी, ठीक है। होलोग्राफिक प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी चीज़ का 3D इमेज हमारे पास आता है।